लाभ के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट फॉर क्लास बीए फर्स्ट ईयर। लाभ का निर्धारण करने वाले बहुत से सिद्धांत हैं, परंतु इस समय कोई एक ऐसा सिद्धांत नहीं जो सर्वमान्य हो। यदि कहा जाए कि सभी सिद्धांत जो अब तक अर्थशास्त्रियों ने दिए हैं असंतोषजनक हैं, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनमें से प्रत्येक सिद्धांत के किसी एक पक्ष की व्याख्या करता है। आर्थिक सिद्धांत में संभवतः इतना अव्यवस्थित और अनियमित ऐसा कोई विषय नहीं होगा जितना कि लाभ का सिद्धांत है। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने लाभ के भिन्न भिन्न सिद्धांत दिए हैं, जिनका अध्ययन हम आज करेंगे। सबसे पहले हम लाभ का गयात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इस सिद्धांत की विवेचना प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क ने की है। उनके अनुसार लाभ एक गयात्मक आधिक्य है, अर्थात डायनामिक सरप्लस है, जो केवल गयात्मक स्थितियों के कारण उत्पन्न होता है तथा अज्ञात्मक अवस्था स्टैटिक कंडीशन में लाभ नहीं मिलता। प्रोफेसर क्लार्क के अनुसार गयात्मक अवस्था में वस्तुओं की कीमत तथा लागत के अंतर के कारण लाभ उत्पन्न होता है। अज्ञात्मक स्थिति में आर्थिक तत्वों जैसे मांग, पूर्ति, जनसंख्या आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस अवस्था में उद्यमी के लिए कोई जोखिम या अनिश्चितता नहीं होती। प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर आय प्राप्त होती है। उद्यमी को केवल प्रबंध की मजदूरी अर्थात सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में वस्तु की कीमत अर्थात AR एवरेज रेवेन्यू तथा औसत लागत AC बराबर होते हैं। AR = AC। इसलिए आर्थिक लाभ नहीं होता। इस अवस्था को हम एक चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने वस्तु की मात्रा को लिया है, वाई एक्सिस पर हमने आय व लागत को लिया है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था के अंदर AR और MR कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं और दोनों समान होते हैं। MC कर्व MR कर्व को N बिंदु पर काट रहा है और उसी बिंदु से ही AC कर्व गुजर रहा है, अर्थात AC = AR। तो फर्म को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। क्लार्क के अनुसार वास्तविक जीवन में गयात्मक अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था को बांटने में क्लार्क ने 5 परिवर्तन बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं। जैसे जनसंख्या में परिवर्तन होने के कारण मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन, मांग के प्रकार में परिवर्तन, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, पूंजी की मात्रा में परिवर्तन, व्यावसायिक संगठनों के रूप में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में जनसंख्या, मांग के प्रकार आदि में परिवर्तन आने के फलस्वरूप मांग की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। इसी प्रकार उत्पादन तकनीक तथा पूंजी की मात्रा आदि में परिवर्तन आने के कारण पूर्ति में परिवर्तन आ सकते हैं। मांग तथा पूर्ति में आने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन लागत तथा कीमत में परिवर्तन हो सकता है। यदि कीमत उत्पादन लागत से बढ़ जाती है तो उद्यमी को लाभ होता है। इसके विपरीत कीमत के उत्पादन लागत से कम होने के फलस्वरूप उद्यमी को हानि का सामना करना पड़ता है। प्रोफेसर स्टोनियर तथा हेग के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में जहां कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वहां कोई भी लाभ नहीं होगा। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि क्लार्क के अनुसार गयात्मक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप जो असंतुलन उत्पन्न होता है, उसके कारण ही लाभ प्राप्त होता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्लार्क के
गयात्मक सिद्धांत की अपने शब्दों में आलोचना भी की है। प्रोफेसर नाइट ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि सभी प्रकार के परिवर्तनों के कारण लाभ उत्पन्न नहीं होता। परिवर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक, पूर्व अनुमानित परिवर्तन जिनका पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। इन परिवर्तनों का बीमा करके इनसे होने वाली हानि से हम बच सकते हैं। इसलिए इन परिवर्तनों के फलस्वरूप मांग तथा पूर्ति में संतुलन उत्पन्न नहीं होता, अर्थात इन पूर्व अनुमानित परिवर्तनों के फलस्वरूप लाभ उत्पन्न नहीं होता। नाइट के शब्दों में सिर्फ परिवर्तन के कारण लाभ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अगर परिवर्तन के नियम का ज्ञान हो जाए, जैसे प्राय हो जाता है, तो कोई लाभ उत्पन्न नहीं हो सकता। दूसरे, अनिश्चित परिवर्तन जिनका पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इन अनिश्चित परिवर्तनों के फलस्वरूप ही लाभ उत्पन्न होता है, अर्थात नाइट के अनुसार लाभ के ज्ञात्मक सिद्धांत के स्थान पर अनिश्चितता सिद्धांत अनसर्टेन थ्योरी ही अधिक उपयोगी है। अगला है हमारा नव परिवर्तन सिद्धांत, इनोवेशंस थ्योरी। लाभ के नव परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर शुम्पीटर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमी का कार्य नव परिवर्तन अर्थात नए आविष्कार करना है और उन्हें लागू करना है। इन पर नव परिवर्तनों के कारण उद्यमी को जो पुरस्कार प्राप्त होता है वही लाभ कहलाता है। नव परिवर्तन क्या है? व्हाट आर इनोवेशंस? प्रोफेसर शुम्पीटर ने नव परिवर्तन शब्द का प्रयोग काफ़ी विस्तृत अर्थों में किया है। उनके अनुसार वे सब आविष्कार तथा परिवर्तन जिनके फलस्वरूप उत्पादन लागत को कम किया जा सके या औसत आय को बढ़ाया जा सके, जिससे आय तथा लागत का अंतर बढ़ जाए, जिसके कारण से लाभ बढ़ जाएं, वही नव परिवर्तन कहलाते हैं। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर आप एक नए प्रकार की कार का आविष्कार कर लेते हैं जिसे चलाने में पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, तो आप इस कार को काफ़ी अधिक कीमत पर बेच सकेंगे। आपको इसके फलस्वरूप काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। शुम्पीटर ने नव परिवर्तन की व्याख्या करते हुए बताया कि इसमें वस्तु के उत्पादन की कीमत को कम करने के लिए किसी नई पद्धति को अपनाना या वस्तु की मांग को बढ़ाने के लिए नई नीति को अपनाना शामिल है। पहले तरीके में नई मशीनों को लगाना, तकनीकी परिवर्तन लाना, कच्चे माल के नए स्रोत आदि का उपयोग किया जा सकता है। दूसरे तरीके में मांग को बढ़ाने के लिए वस्तु के नए नए आकर्षक नमूने, प्रभावशाली प्रचार की पद्धति जैसे कोई गिफ्ट स्कीम और नए बाजार की खोज इत्यादि शामिल हैं। शुम्पीटर के अनुसार नव परिवर्तन 5 प्रकार से हो सकते हैं। नंबर 1, नई वस्तुओं का उत्पादन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, उत्पादन के नए तरीके का उपयोग, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। नए बाजार की स्थापना, ओपनिंग ऑफ ए न्यू मार्केट। कच्चे माल के नए साधन की खोज, डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। उद्योग का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। लाभ के नव परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार नव परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले लाभ अस्थायी होते हैं। इसका कारण यह है कि दूसरे उद्यमी भी नव परिवर्तन की नकल कर लेते हैं। इसके फलस्वरूप उद्यमियों में परस्पर प्रतियोगिता बढ़ जाने के कारण आर्थिक लाभ उत्पन्न होते हैं। अतएव लाभ प्राप्त करने के लिए नव परिवर्तन होते रहते हैं। नव परिवर्तन लाभ को जन्म देते हैं तथा लाभ प्राप्त करने की लालसा नव परिवर्तन करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है। धन्यवाद।